किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के संग में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश में अलसी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा दिया जा रहा है विशेष प्रोत्साहन। ऊर्जा संरक्षण में सौर ऊर्जा निभा रही है महत्वपूर्ण भूमिका। और पालक और चौलाई हैं खनिज लवण और विटामिन से भरपूर। अब समाचार विस्तार से। औषधि एवं सगंध पौधों की नवीन प्रजातियों और खेती करने के उन्नत तरीकों की जानकारी के प्रसार के लिए देश में बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सीमैप के निदेशक ने बताया कि सीमैप के वैज्ञानिकों ने ग्रामीण विकास के लिए प्रदेश में बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों, कच्छ गुजरात के लवण प्रभावित क्षेत्र व तमिलनाडु के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त सगंधी फसलों को तैयार किया है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी की जांच के बाद औषधीय फसलें लगाने से किसान को नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। प्रदेश में अलसी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कृषि निदेशक ने कहा कि जिन मंडलों में इसकी बुआई कम हुई है, उन मंडलों में भी आने वाले दिनों में अधिक प्रयास किया जाएगा। अलसी में मौजूद फाइबर चर्बी और कोलेस्ट्रॉल को शरीर के द्वारा अवशोषित होने से रोकते हैं, जिससे यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही अलसी के बीज हाई ब्लड प्रेशर से भी फायदा पहुंचाते हैं। अलसी के बीज में सेलुलोज का एक ही रूप लिग्निन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो ब्लड शुगर को कम करने में काफी सहायक है। अलसी प्रदेश के कुटीर उद्योग को एक नई दिशा दे सकती है। अलसी के रेशे से बैग्स, दरी और मोटे वस्त्र भी बनते हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नेडा द्वारा व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। नेडा की परियोजना प्रभारी के अनुसार सोलर पैनल को सरलता से छत पर लगाया जा सकता है। सोलर पैनल पर 30% सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने बताया कि कीमतों में अब कमी आ रही है। ऊर्जा संरक्षण में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सोलर पैनल के साथ ही आम उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा चालित उपकरण भी बाजार में उपलब्ध है। किचन गार्डन में पत्ते वाली सब्जियां लगाना बहुत आसान है। पालक और चौलाई बेहद पौष्टिक हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, जहां पालक में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वहीं चौलाई खनिज लवण व विटामिन से भरपूर होती है। पालक की खेती प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जा रही है। इन बसंतकालीन फसलों की बुआई कर अच्छे परिणाम पाए जा सकते हैं। पालक के बीजों की बुआई 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर एक लाइन से दूसरी लाइन तक 20 सेंटीमीटर फासले पर करनी चाहिए। सूखा प्रभावित बुंदेलखंड में बांदा जिले के महुआ ब्लॉक के जखनी गांव में पानी की हर बूंद को सहेजने का प्रयास किया गया है। पानी को लेकर हमेशा से सजग रहे इस गांव के जल संरक्षण के लिए एक समिति भी बनी है। समिति के संरक्षक कहते हैं, आप पानी सहेजोगे नहीं तो होगा कैसे। गांव में 6 तालाब हैं, जिसमें से 4 में पानी है, 27 कुएं हैं और 36 हैंडपंप हैं। बुंदेलखंड में औसतन 300 से 400 मिलीमीटर बारिश होती है, जो राजस्थान के अनेक इलाकों से कई गुना ज्यादा है। जल स्रोतों पर अध्ययन कर रहे एक शोधार्थी के अनुसार बुंदेलखंड को हमेशा से सूखे क्षेत्र में गिना जाता रहा है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। अकेले महोबा में ही दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों से ज्यादा पानी बरसता है, लेकिन जो बरसता है वो नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। नदियों का तल पथरीला है, तो वहाँ से भी धरती रिचार्ज नहीं होती, इसलिए सतह का जल रोकना ही एकमात्र उपाय है। भारत में औषधीय पौधों की खेती का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ऐसी खेती को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। अर्टिमिशिया, शतावरी, अश्वगंधा की तरह यूपी में स्टीविया की खेती भी किसान करने लगे हैं। मधुमेह, मोटापा आदि के उपचार में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टीविया की खेती के लिए फरवरी-मार्च का समय सबसे उपयुक्त होता है। स्टीविया का उपयोग आजकल चीनी की जगह खूब किया जा रहा है। आजकल किसान इसकी खेती बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में नकदी फसलों के प्रोत्साहन के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने किसान भाइयों से अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि अधिक लाभ लेना है तो परंपरागत फसलोत्पादन से हटकर कृषि विविधीकरण को अपनाने की जरूरत है। इसके अंतर्गत फूलों की खेती, औषधीय पौधों की खेती और कुछ विदेशी किस्म की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। हर वर्ष की भांति लखनऊ राजभवन में आयोजित होने वाली प्रादेशिक फल, शाक, भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन आगामी 25 व 26 फरवरी 2017 को किया जाएगा। शासन द्वारा प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने हेतु किसानों को आमंत्रित किया गया है। प्रदर्शनी में उत्कृष्ट स्टॉल के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए शासन द्वारा संबंधित विभागों को व्यापक तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। और अब आइए जानते हैं मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को निम्न कृषि कार्य करने की सलाह दी जाती है।
इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि भिंडी की अगेती बुआई हेतु A4 परबनी क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुआई हेतु खेतों को पलेवा कर देसी खाद डालकर तैयार करें। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। रबी फसलों एवं सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है क्योंकि यह परागण में सहायता करती हैं। इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें और दवाइयों का छिड़काव सर्दी के मौसम में सुबह या शाम के समय ही करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि गेहूं में पीला रतुआ रोग की निरंतर निगरानी करते रहें। इस मौसम में मिलीबग के बच्चे जमीन से निकलकर आम के तनों पर चढ़ेंगे। इसको रोकने के लिए किसान भाई जमीन से 0.5 मीटर की ऊंचाई पर आम के तने के चारों तरफ 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी अल्काथीन की पट्टी लपेटें। तने के आसपास की मिट्टी की खुदाई करें जिससे उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे। और किसान भाइयों, अब आइए नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताजा मंडी भावों पर। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति कुंटल कुछ इस प्रकार रहा। लखनऊ 2200 रुपए प्रति कुंटल, शाहजहांपुर 2350 रुपए, कानपुर में 2115 रुपए और हरदोई में 2280 रुपए प्रति कुंटल रहा। गेहूं का भाव प्रति कुंटल कुछ इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1890 रुपए प्रति कुंटल, शाहजहांपुर में 1910 रुपए प्रति कुंटल, कानपुर में 1950 रुपए और हरदोई में 1920 रुपए प्रति कुंटल रहा। अरहर की दाल का भाव प्रति कुंटल कुछ इस प्रकार रहा। लखनऊ में 6900 रुपए प्रति कुंटल, शाहजहांपुर में 7650 रुपए, कानपुर में 7150 रुपए और हरदोई में 7400 रुपए प्रति कुंटल रहा। प्याज का भाव प्रति कुंटल कुछ इस प्रकार रहा। लखनऊ में 950 रुपए, शाहजहांपुर में 870 रुपए, कानपुर में 950 रुपए और हरदोई में 850 रुपए प्रति कुंटल रहा। आलू का भाव प्रति कुंटल कुछ इस प्रकार रहा। लखनऊ में 500 रुपए, शाहजहांपुर में 510 रुपए, कानपुर में 400 रुपए और हरदोई में 430 रुपए प्रति कुंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जिसमें आपको मिलती हैं खेती किसानी की तमाम जानकारियां। और उन्हीं जानकारियों में आज के अंक में हम जानेंगे कि गन्ने में क्या सामयिक कार्य किए जाएं। इस वक्त जो है शरदकालीन गन्ना खेतों में खड़ा है, उसमें हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा है ताकि एक बेहतर फसल हम अपने खेतों में प्राप्त करें। और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शिवनायक सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो खेतों में हमारे शरदकालीन गन्ना खड़ा हुआ है, उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है किसान भाइयों को? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में दो तरह की खेती होती है। एक तो शरद काल में गन्ने की बुआई होती है और दूसरा बसंत काल में। शरदकालीन का गन्ना इस समय खेत में खड़ा हुआ है और उसकी एक अपनी विशेष महत्ता होती है, और ये होती है कि वो बसंतकालीन गन्ने की अपेक्षा 15 से 20% ज़्यादा उपज और आधा इकाई चीनी की परता में वृद्धि करता है। तो जो इस समय हमारा गन्ना खेत में खड़ा हुआ है, उसको देखभाल करने की बहुत ज़रूरत है। और ज़रूरत इस बात की है कि जैसे अगले महीने से तापक्रम में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर वाली जो पत्ती है सूखने सी लगती है, तो ये उसका संकेत देता है कि गन्ने में कोई ना कोई कीड़ा आ चुका है। तो ऐसे प्रभावित गन्नों को जमीन की सतह से काट करके उनको नष्ट कर दिया जाता है। अगर ज़्यादा प्रकोप इस कीड़े का हो जाता है, तब फिर कोई दवा का इसमें जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, गन्ने से जो है पेड़ी की फसल भी रखते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि क्यों रखते हैं, और अगर रखते भी हैं तो उससे क्या लाभ है? जी जी जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। देखिए, गन्ने के बाद जो है ना जो पेड़ी की फसल ली जाती है, तो पेड़ी की फसल जो है ना कम लागत में अच्छा उत्पादन इससे मिल जाता है। किसान भाइयों को मुनाफा अच्छा मिल जाता है, क्योंकि इसमें बीज नहीं लगता है, बीज के व्यय में बचत हो जाती है, खेत की तैयारी में बचत हो जाती है, और गन्ना बोने में जो खर्च आता है उसमें बचत हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों को जो है ना ये सलाह दी जाती है कि गन्ने की जो पेड़ी फसल है
उसको मुफ्त की फसल ना लिया जाए, इसको भी जो ना वैसे ही देखभाल करनी चाहिए जैसे कि हम गन्ने की बावक फसल में करते हैं। तो गन्ने की पेड़ी फसल को लेने के लिए सबसे जरूरी बात भी इस बात की है कि पूरे फरवरी के माह में कटाई कर ले, लेकिन ज़्यादा विलंब अगर करते जाएंगे या खेत में अगर आपने थोड़ा सा काट दिया, थोड़ा सा 10 दिन बाद काटा या 20 दिन बाद काटा, तो उससे क्या होता है ना कि उस खेत की पेड़ी एक समान नहीं हो पाती है, जिससे कि उसका फुटाव जो है ना एक समान नहीं हो पाता है। तो लिहाजा कटाई पर जो है ना विशेष ध्यान देना चाहिए कि एक समय में एक ही बार में कटाई की जाए और उसके बाद जो है ना पेड़ी प्रबंधन की जो अगली हमारी जो तरकीबें हैं खेती की, उसको किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। बिल्कुल, इस वक्त कटाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ ही साथ चूंकि कटाई की बात आपने की, तो एक बात और दिमाग में आ रही है कि जो बसंतकालीन गन्ने की खेती का समय भी आ रहा है, क्योंकि फरवरी का समय आ ही रहा है। ऐसे समय बहुत सारे किसान भाई हैं जो बसंतकालीन गन्ना बोएंगे अपने खेतों में से, तो उनके लिए क्या सुझाव है, क्या ध्यान रखें? देखिए जनाब, ये अच्छी बात है कि फरवरी का महीना है, उसमें जो है ना बसंतकालीन गन्ने की बुआई का समय आ चुका है। तो इसमें जो है ना किसान भाइयों को सबसे जरूरत बात होती है कि उनके क्षेत्र के लिए जो स्वीकृत गन्ने की प्रजातियां हैं उनकी ही बुआई करनी चाहिए। और उन प्रजातियों में देखिए, एक तो शीघ्र पकने वाली प्रजातियां होती हैं और दूसरी जो ना मध्य देर से पकने वाली प्रजातियां होती हैं। तो जो किसान भाई जिस क्षेत्र के लिए जो स्वीकृत प्रजातियां हैं उनकी बुआई करें। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो बीज का जो चुनाव है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। गन्ना आप खेत में बोते हैं और बोने के बाद आपको अगर जमाव अच्छा नहीं मिलता है तो आपको उपज में घटोत्तरी होती चली जाती है, क्योंकि गन्ने की उपज का या किसी भी फसल का सारा दारोमदार उसकी पौध संख्या पर निर्भर करता है। ऐसे में ये गन्ने में जरूरी हो जाता है कि हमें उच्च गुणवत्ता वाला बीज मिले जिससे कि जमाव अच्छा हो। ऐसे में किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि जिस खेत से किसान गन्ने का बीज इस्तेमाल करने वाले हों, उस खेत की सिंचाई कर दिया जाए। और सिंचाई करने के बाद 8-10 दिन बाद जब खेत में ओट सी आने लगे, तो उसमें करीब 25 किलोग्राम यूरिया लाइनों में अगर छिड़कते हुए चले जाएंगे तो ऐसा गन्ना उच्च गुणवत्ता युक्त बीज हो जाता है और बुआई की जाती है तो उससे अच्छा जमाव भी मिलता है। बिल्कुल, यानी समय और मौसम के हिसाब से जो है खेत का निरीक्षण करें, उसके बाद जो है वो बुआई की तैयारी करें। प्रजातियों की बात डॉक्टर साहब जैसे आपने की, तो जानना चाहेंगे कि कौन क्षेत्र के हिसाब से किस तरह किसान भाई जो है प्रजातियों का चयन करें? देखिए, ऐसा नहीं कि इधर जो है ना उत्तर प्रदेश में जो है ना, जो हम मध्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं, हमारे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान से एक प्रजाति निकली है जिसको कि हम कोलक्स 94-184 के नाम से जानते हैं, और दूसरी प्रजाति है कोलक 9709 के नाम से जानते हैं। इसी तरह से और भी दूसरी प्रजातियां हैं, कोसा 88-230 है, कोसा 84-36 है। तो ये प्रजातियां शीघ्र पकने वाली होती हैं और इनकी अगर बुआई हम फरवरी के माह में कर देते हैं तो अगले नवंबर के महीने में उनमें उतनी ही शर्करा की मात्रा यानी चीनी की मात्रा आ जाती है जो कि पेराई के योग्य अनुकूल होती है। दूसरी प्रजातियां हमारी मध्य देर से पकने वाली होती हैं, जिनमें से कि हमारे 84-32 है या और भी दूसरी प्रजातियां हैं जो हमारे क्षेत्र के हिसाब से वो संस्तुत की जाती हैं। तो प्रजातियों की बात तो ये जरूर है कि हम अपने क्षेत्र के हिसाब से उन्हीं प्रजातियों को लें जो आपके क्षेत्र के लिए संस्तुत प्रजातियां हैं। अब इस बात किया जाती है कि हम उन प्रजातियों से अच्छा जमाव कैसे लें, उसके लिए बीज का उपचार होना बहुत जरूरी होता है। बीज की कटाई से लेकर के और बोने तक का जो विलंब किसान भाई कर देते हैं जाने अनजाने में, वो विलंब नहीं करना चाहिए। जितना ताजा किसान भाई आप गन्ना बोएंगे उतना ही अच्छा आपको जमाव मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, बीज का उपचार किस तरह से करना चाहिए? क्या उसका विशेष विधि? बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली में क्या होता है कि बीज में, गन्ने की बीज में कुछ बीज जनित बीमारियां होती हैं और बीज जनित बीमारियों के लिए एक दवा होती है जिसको कि हम बाविस्टिन के नाम से जानते हैं, और उस बाविस्टिन दवा की 112 ग्राम मात्रा और लगभग इतना ही पानी का अगर मिला लेते हैं और उस घोल में गन्ने के जो 3-3 आंख के टुकड़े काटते हैं, उन टुकड़ों को हम आधे घंटे तक उसमें डुबोए रखते हैं, जिससे दवा की मात्रा है कटे हुए किनारों से गन्ने के टुकड़े के अंदर पहुंच जाए, तो जो बीज से फैलने वाली बीमारियां होती हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि गन्ना अगर एक बार खेत में जमा उसका हो गया और गन्ने की बढ़वार होने लगी तो खड़े गन्ने के खेत में फिर उसमें उस बीमारी का कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाता है। इसलिए बीज जनित बीमारियों के बचाव के लिए बीजोपचार होना बहुत जरूरी होता है।
और साथ ही साथ किसान भाइयों को ये भी सलाह दी जाती है कि अगर आपने 112 लीटर पानी मिलाया है और 112 ग्राम दवा डाली है, उसमें करीब अगर आप आधा किलोग्राम यूरिया अगर भी मिला दें तो बीज की जो गुणवत्ता है वो और अच्छी हो जाएगी और किसान भाइयों आपको बोए हुए गन्ने से अच्छा जमाव मिलेगा और अच्छी गन्ने की उपज भी आपको मिल सकेगी। अच्छे जमाव की बात डॉक्टर साहब आपने की है, तो अच्छे जमाव के लिए किसान भाई खासकर किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या ध्यान रखें? वो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो जैसा कि आपको पहले बता दिया, किसान भाइयों आपको बताऊंगा कि गन्ने की फसल हो या कोई अन्य फसल हो, सारा दारोमदार गन्ने की पौध संख्या या उस फसल की पौध संख्या पर निर्भर करती है। अगर गन्ना बोने के बाद, गन्ना बुआई के करीब 30-35 दिन बाद गन्ना जम करके ऊपर आने लगता है और किसान भाइयों अगर आपको लगता है कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी अगर 50 सेंटीमीटर यानी आधा मीटर से ज्यादा है, तो आप समझ लें कि वहां पर हमारे गन्ने में रिक्त स्थान आने शुरू हो गए हैं। इस तरह से सलाह ये दी जाती है, पहले से सावधानी ये रखनी चाहिए कि किसी भी गन्ने के खेत में जहां आपको गन्ना बोना है, एक किनारे पर आपको नर्सरी बना लेनी चाहिए। और नर्सरी का तरीका ये होता है कि जहां हम बुआई में 3-3 आंख का टुकड़ा बोते हैं, वहां नर्सरी के लिए 1-1 आंख का टुकड़ा काट करके और खेत के किनारे नर्सरी तैयार कर लें। और नर्सरी तैयार करने के बाद वो भी गन्ना 30-35 दिन बाद 2-2, 3-3 पत्ती का हो जाता है। तो जहां आपको लगे कि रिक्त स्थान आ रहे हैं, आधा मीटर से ज्यादा का फासला हो रहा है, वहां उस फासले को भरने के लिए नर्सरी से एक पौधा आपको निकालना है और वहां पर आपको रोपाई कर देनी है जहां पर आपको लग रहा है कि वहां रिक्त स्थान आ रहे हैं। उसके बाद पानी जरूर चला दें, किसान भाइयों, पानी जरूर चला दें। अगर पानी नहीं चलाएंगे तो रोपा हुआ गन्ना 2-3 दिन बाद वो सूख जाएगा, आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए रोपाई करने के बाद पानी जरूर चलाएं। चाहे पेड़ी गन्ने में रोपाई करने के बाद आप पानी अगर नहीं चलाएंगे तो वो गन्ना या वो ठूंठ सूख जाएगा, लिहाजा पानी चलाना बहुत जरूरी है। अगर जिस वक्त ये जो शरदकालीन गन्ना है कटाई अगर करना है किसान भाइयों को, तो आपका क्या सुझाव, इसमें क्या ध्यान रखें? देखिए, मैं जो ना सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि जो गन्ने के लिए कहते हैं ना कि उत्तम खेती मध्यम बान और गन्ना बोए चतुर किसान। गन्ना देखिए ऐसी एक फसल होती है कि कोई भी अनुष्ठान होता है, कोई भी पूजा होती है, बिना मिठाई की होती नहीं है। और गन्ना एक ऐसी फसल है, उसका एक सांस्कृतिक महत्व भी है। और गन्ना एक ऐसी फसल है कि जब आप खेत में बोते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर देके जाती है। तो गन्ना खेती में सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भाई जब गन्ने की कटाई करते हैं और जो सूखी पत्तियां बच जाती हैं, उनको जाने अनजाने में गन्ने की सूखी पत्तियों को किसान भाई आप लोग जला देते हैं। ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है। इसमें आप 2 तरह से नुकसान करते हैं। एक नुकसान तो ये करते हैं कि जिस गन्ने की सूखी पत्तियों को सड़ाने के बाद खेत के अंदर चले जाना चाहिए, मृदा के जो कार्बन स्तर है उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि मिट्टी की जो ताकत है उसमें बढ़ोतरी होगी। दूसरा नुकसान आप करते हैं कि उसको आपने जला दिया तो वो प्रदूषण फैलाएगा। बिल्कुल, जिस कार्बन को मिट्टी में जाना चाहिए उस कार्बन को आपने जला करके वायुमंडल में भेज दिया, हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने हमें जानकारी दी है कि गन्ने में क्या सामयिक कार्य किए जाएं और किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि जो है बेहतर उत्पादन हमें हमारे किसान भाइयों को खेतों में प्राप्त हो, तो इन सभी जानकारियों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों, सार सिर्फ इतना है कि चाहे गन्ने की फसल बोएं या कोई भी फसल बोएं, अगर उसकी कटाई करने के बाद जो उसके अवशेष बचते हैं उनको बिल्कुल न जलाएं, क्योंकि वो अवशेष अगर मिट्टी में मिलेंगे तो मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ेगा और जब अगली फसल आप लगाएंगे तो एक बेहतर उत्पादन आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। ऐसी ही विभिन्न जानकारियां लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।